हे गाइस वेलकम बैक। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। अब ये वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं Q3 FY25 नंबर जो आए हैं फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये एक पीएसयू बैंक है। तो जनरली पीएसयू बैंक पीएसयू एंटिटीज को मैं इतना ज्यादा कवर नहीं करता, बिकॉज होता क्या है ना कि इनका एट द एंड ऑफ द डे मोटिव पैसा बनाना, इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ बनाना हमेशा नहीं होता है। एंड आप इनमें इन्वेस्टेड रह के फॉर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग से वेल्थ बना लेंगे, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन यू नो इन सच एग्जांपल काफी मतलब छोटे से ड्यूरेशन में कुछ टाइम पीरियड के लिए कुछ पैसा बन जाएगा, जैसे हमने देखा था पीएसयू बैंक्स में लास्ट 1.5 ईयर्स के बीच में सम रिटर्न्स वर डेफिनेटली जनरेटेड फॉर से कैनरा बैंक, पीएनबी, काफी सारे अदर अदर भी है जिन्होंने अच्छा रिटर्न्स दिया था। बट वो एक फेस था। बट आफ्टर दैट अगेन दे विल हैव टू परफॉर्म वेल, उनको अपने बिजनेस को ग्रो करना पड़ेगा, तब जाके कंसिस्टेंटली वैसा पैसा बनेगा, राइट। तो फॉर टाइम ड्यूरेशन यू कैन जनरेट सम रिटर्न्स, बट देन कंसिस्टेंटली बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट हैविंग सेड ऑल दैट, आई थिंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज वन पीएसयू विच इज वेरी वेल रन। इनका जो Q3 के अपडेट्स आए वो भी बढ़िया थे। तो हम देखेंगे कि इनके लिए क्या अच्छा गया इस क्वार्टर में, इनका बिजनेस मॉडल समझेंगे। देन इनके मैनेजमेंट ने क्या बोला है, गाइडेंस क्या दिया है, आउटलुक क्या दिया है, वो सब भी बात करेंगे। सी अब तक हमने 4 स्मॉल फाइनेंस बैंक को कवर किया था जो थोड़ा माइक्रो फाइनेंस बेस्ड या फिर माइक्रो फाइनेंस फोकस थी। अब यहाँ पे कि पीएसयू बैंक के जो जिसका एक्सपोजर ही नहीं है टू बी स्पेसिफिकली माइक्रो फाइनेंस, तो अब इसके लिए कैसे जा रहा है। सो आपके लिए एक ना पूरा होलिस्टिक पिक्चर बन जाएगा व्हेन यू गो थ्रू दिस वीडियो। एंड वी आर गोइंग टू स्टिक टू सेम फ्रेमवर्क जो हमने पॉइंट्स पे 4 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को कवर किया था। तो वही पॉइंट्स को उन्हीं पैरामीटर्स पे हम आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी एनालाइज करने वाले हैं और देखेंगे व्हाट इज हैपनिंग डिफरेंटली कंपेयर टू दोज स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड व्हाट इज वर्किंग वेल फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो समझते हैं कि भाई बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग कैसे। सी अभी इनके लिए ना जो इनका लोन बुक का पोर्टफोलियो है ना वो बहुत ही डिफरेंट है कंपेयर टू से स्मॉल फाइनेंस बैंक जो 60% तक अपना लोन बुक माइक्रो फाइनेंस से आ रहा था। तो फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप देखेंगे ना कि इनका अराउंड मेजोरिटी ऑफ जो लोन बुक अगर हमको ब्रॉड बकेट्स में डाले तो कॉर्पोरेट लोन है जो आई थिंक अराउंड 35-36% का है। एंड देन रिमेनिंग जो है 65% का उनका जो लोन बुक है ना वो रैम में है, मतलब रिटेल, एग्री एंड एमएसएमई। तो जैसे मैंने बोला किसी अगेन यहाँ पे एग्री, नो आई मीन ऑब्वियसली देयर आर सम एनपीएज, हायर एनपीए इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, बट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट मैंडेट्स इनको ये सेक्टर में बिकॉज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स यू हैव टू यहाँ पे लेंडिंग करना पड़ता है। तो बट दिस इज द स्मॉलेस्ट सेक्टर। 15% का आई थिंक कॉन्ट्रीब्यूशन जो मतलब लोन बुक में आता है वो एग्री से आता है, बट रिमेनिंग रिटेल, एमएसएमई एंड कॉर्पोरेट कॉन्ट्रीब्यूट नियरली 85%। तो ये इनका कॉम्पोजिशन है। अब अगेन अगेन रिटेल में ये लोग क्या देते हैं, होम लोन देते हैं, कार लोन देते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी विच इज वेरी नॉर्मल। एंड देन अगेन एमएसएमई बुक है एंड देन कॉर्पोरेट बुक। तो ये इनका बुक है। अब देखेंगे, अब देखेंगे इफ यू लुक एट दिस चार्ट ना, आप देखेंगे फर्स्ट मेजर डिफरेंस कंपेयर टू वेल वी आर एनालाइजिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक जो इनके नंबर्स में देख के आता है, कासा परसेंटेज। इनके लिए आप देखेंगे कासा इज नियरली 50%। नाउ एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट बैंक इन टर्म्स ऑफ जो कासा में परसेंटेज मेंटेन करते हैं। तो जो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड है, थोड़ा सा डिक्लाइनिंग है, बट स्टिल 49-50% के आसपास इन्होंने कासा को मेंटेन किया है। अब होता क्या है ना, इनको गवर्नमेंट एंटिटीज जो होते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज जो होते हैं, वहां से बिजनेस मिलता है। फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो एनरोल होते हैं ऑन अ सैलरी, तो अकाउंट उनके गवर्नमेंट पीएसयू बैंक में खुलता है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज ऑब्वियसली बेनिफिशियरी ऑफ दैट। सी डोंट गो बाय द नेम, इसके नाम में जरूर बैंक ऑफ महाराष्ट्र है तो आपको लगेगा कि सिर्फ महाराष्ट्र डोमिनेटेड है, बट ऐसा नहीं है। इनका सिर्फ 49% आसपास का जो रेवेन्यू महाराष्ट्र से आता है, रिमेनिंग 51% जो बिजनेस है वो आउटसाइड महाराष्ट्र से आता है। तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यूपी हो गया, ये इनके लिए बड़े स्टेट्स थे अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र। तो इट्स क्वाइट वेल स्प्रेड। आई थिंक 2550 के आसपास इनके टोटल ब्रांचेस है। तो बाय नो मीन्स इट्स स्मॉल बैंक, 50,000 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है। एंड इट्स वेल जियोग्राफी वाइज डाइवर्सिफाइड। एंड ये अपने बिजनेस को कंटिन्यूसली ब्रांच का जो नेटवर्क है उसको एक्सपांड भी कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी वाइज भी इनका फोकस है। तो यू नो मुझे इनकी स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है। काफी कुछ जो चीजें है ना, विल गो थ्रू मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, और आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स पे पैरामीटर्स पे अच्छा कर रहे हैं। अगर ज्योग्राफी वाइज देखिए ना, तो इनका अभी लास्ट दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 के बीच में इन्होंने 150 ब्रांचेस को ऐड किया है। तो 2400 के आसपास थे, अब वो 2550 पे हो गए। और एवरी ईयर ये अराउंड 150 से 200 ब्रांचेस को ऐड करते हैं। लास्ट 3 साल में इन्होंने 600 ब्रांचेस को ऐड किया है। तो इससे क्या समझ आता है, बैंक इज ग्रोइंग। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट कि भाई हमें जो भी हम एंटिटी में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे, कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे, उसमें पहले तो ग्रोथ होना चाहिए। तो ये एक एस्पेक्ट है बैंक के ब्रांच नेटवर्क को देखना। तो ये तो चलो बात इनके लिए सही जा रही है। अब आते हैं वापस नंबर्स पे। अगर आप देखेंगे कासा परसेंटेज हाई है। अब जैसे कासा परसेंटेज आपके लिए हाई होगा ना, इससे बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको जो आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो कम हो जाता है। अब जो 49% मैंने बोला वो कासा है, बट देन रिमेनिंग जो है वो टर्म डिपॉजिट से अगेन। और जो टर्म डिपॉजिट का परसेंटेज है वो धीरे धीरे इंचअप हो रहा है एज इट इज हैपनिंग विद ऑल द बैंक, क्योंकि बैंक्स डिपॉजिट करने में प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। एंड देन जो हायर यील्डिंग एसेट्स है जैसे टर्म डिपॉजिट है उसका परसेंटेज बढ़ रहा है, बट दैट इज स्टिल वेरी माइन्यूटली चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो पहले 49 पे था अभी वो 51 पे गया है, बट डेफिनेटली डायरेक्शन इज नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ जो कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ रहे हैं, बट वेरी स्मॉल परसेंटेज।
तो अब ये इनके लिए कॉस्ट ऑफ फंड हो गया, जो रिलेटिवली कंपेयर टू जो हम स्मॉल फाइनेंस बैंक देख लेते हैं, इफ यू रिकॉल उज्जीवन के लिए या फिर उत्कर्ष के लिए ये परसेंटेज कितना था, अराउंड 20% या फिर उससे भी कम। तो जैसे खासा परसेंटेज बढ़ेगा तो इनके लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो जाता है। तो अब इनको अगर चलो कुछ स्पेसिफिक अगर ये नीम को मेंटेन कर रहे हैं तो ये इनके लिए जो जिस रेट पे ये लोन्स दे सकते हैं वो भी अट्रैक्टिव रख सकते हैं और वो भी काफी कॉम्पिटिटिव रख सकते हैं विद इन द इंडस्ट्री, जिससे आपको अपने लोन्स को बुक को ग्रो करने में हेल्प होता है, राइट। तो आप देखेंगे कि इनका निम का प्रोफाइल भी स्ट्रांग है, मतलब लास्ट 4 सालों में इन्होंने अपने कंसिस्टेंटली निम को अराउंड 4% 3.98 के आसपास मेंटेन किया है, तो काफी स्टेडी इनके निम्स हैं। अब अगर इनके अच्छी जो चीजें उस पर देखिए तो इनके एसेट क्वालिटी वाइज जो इनके नंबर्स दिख रहे हैं, तो इनका जो जेएनपीए है वो बहुत स्टेबल है, 1.9 से 1.8 के बीच में है। एनएनपीए तो एकदम रॉक सॉलिड है, 0.2% है। तो होता क्या है ना, क्योंकि आपके जेएनपीएस नहीं बढ़ रहे हैं, आपके एनएनपीएस स्टेबल है, तो आपको एडिशनली प्रोविजन नहीं करना है। एडिशनली आप प्रोविजन नहीं करेंगे तो आपका क्रेडिट कॉस्ट स्टेबल रहेगा। तो आपका क्रेडिट कॉस्ट अगर आप देखेंगे इनका हार्डली 0.9 to 1% के आसपास है। तो दैट इज अगेन वेरी गुड। अभी इन्होंने ऑलरेडी 98% पे प्रोविजनिंग करके रखा हुआ है एंड दे आर मेंटेनिंग कंटिन्यूअसली। तो एडिशनली प्रोविजंस भी कम करने पड़ते हैं ना। अभी पूरे जो पीएसयू बास्केट है ना, वहाँ पे होके हुआ यही है कि उन्होंने अपने जो पूरा लेगेसी बुक है उसको क्लीन अप किया है। तो आई मीन सिमिलर केस विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र एज वेल, इन्होंने अपने जो लेगेसी बुक है उसको क्लीन अप किया है। तो और अपने जो एसेट क्वालिटी उसको अपने हाईएस्ट एवर और मे बी जो क्वालिटी है उसको हाईएस्ट एवर स्टैंडर्ड पे लेके गए हैं। लोवेस्ट एवर इनके एनपीएस इनके भी चल रहे हैं एंड दे आर मेंटेनिंग। बट सिर्फ बात ये होती है कि आपने अपने बुक को क्लीन करके, आपने अपने एसेट क्वालिटी को इंप्रूव करके अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाया है, अपने नंबर्स को इंप्रूव किया है। बट ये सब एक ही पॉइंट तक हो सकता है, राइट। तो आपने ये 0.2 तक एनपीएस को लेके आए हैं, जेएनपीएस को कंट्रोल में रखा है। बट हियर ऑन ये ज्यादा इंप्रूव होगा यहाँ से, ऐसा लगता नहीं है, बिकॉज दिस इज अ पीक, राइट। आई मीन दैट यू कैन अचीव इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी। तो ये अभी वहां तक ऑलरेडी पहुंच गए। तो सी अब जो डिफरेंस का बात है ना, कंपेयर टू, अगेन विल गो बैक टू एग्जांपल ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए दिक्कतें क्या थी? कलेक्शन एफिशिएंसी में गड़बड़ थी, स्लिपेजेस बढ़ रहे थे, जो जीएनपी है, नेट एनपीएस है, वो बढ़ रहे थे। तो कंपेयर दिस विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इनके नंबर स्टेबल है, इनके एसेट क्वालिटी डिटोरिएट नहीं हो रही है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का जो पोर्शन है वो इनके लोन बुक में ज्यादा है, रादर है ही नहीं। तो अब होता क्या है, व्हेन यू आर लीस्ट और लेस वरीड अबाउट योर एसेट क्वालिटी, तो आप फोकस कर सकते हो लोन बुक के ग्रोथ पे। तो नाउ यू विल नोटिस कि वेरी रिवर्स, आई मीन वेरी ऑपोजिट टू व्हाट वाज हैपनिंग विद स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनका लोन बुक का ग्रोथ कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो 16, 19 एंड देन 21, तो इनका लोन बुक का जो ग्रोथ है वो बढ़ा है नाउ, बिकॉज they have control on their asset quality. So when you have a bit confident about recovering, you will lend more. तो यही हो रहा है इनके साथ। एसेट, इनका जो एडवांसेस का ग्रोथ है, क्रेडिट का जो इसेंशियली ग्रोथ है वो बढ़ रहा है, दैट इज अ गुड साइन। एंड देन वाइल मेंटेनिंग, अभी इन्होंने इनका डिपॉजिट के लिए, अगेन आई मीन डिपॉजिट ग्रोथ इज अ चैलेंज फॉर ऑल द बैंक्स। सबको, जैसे मैंने प्रीवियसली बोला कि डिपॉजिट बेस को ग्रो करना ये सबके लिए चैलेंज रहा है, पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा चैलेंज रहा है, विच इज अगेन केस फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र एज वेल। बट हैविंग सेड दैट, ये अपना जो एडवांसेस साइड है वहाँ पे अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो अभी इन्होंने रिसेंटली क्यूआईपी भी किया था, आई थिंक अक्टूबर ऑफ 2024, तो 3500 करोड़ के आसपास का इन्होंने क्यूआईपी किया था। सो दैट मनी इज नाउ अवेलेबल फॉर देम व्हिच दे कैन यूज फॉर ग्रोथ, एंड आई थिंक सम पार्ट ऑफ दैट इज ऑलरेडी रिफ्लेक्टिंग इन देयर नंबर्स इन Q3 जो आए हैं, एडवांसेस का ग्रोथ है जो बढ़ा है। तो ये अब बात हो गई इनके नंबर्स की। तो नंबर्स अगर आप देखेंगे ना, बहुत ही पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ, और ये नंबर्स ना पॉजिटिव में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर अदर पीएसयू बैंक से कंपेयर करेंगे, जैसे पीएनबी के Q3 के अपडेट्स आ गए, आप बैंक ऑफ बड़ौदा देख लीजिए या फिर सेंट्रल बैंक देख लीजिए, आईओबी देख लीजिए, इनके सारे आप पीएसयू इनके साथ अगर कंपेयर करेंगे ना, तो इनका आपको दिखेगा इनका जो लोन बुक का एडवांसेस का ग्रोथ है ना, वो हार्डली 8, 10, 12, 13% का रहेगा, बिकॉज उनका बेस भी बड़ा है। तो होता क्या है कि उस बेस पे आपको आपके बुक को, लोन बुक को ग्रो करना डिफिकल्ट हो जाता है। बट देन कंपेयर महाराष्ट्र को आप देखेंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को, ये अपने लोन बुक को काफी डिसेंट पेस से 21% से ग्रो कर रहा है। तो हमें ये ग्रोथ चाहिए, तो सी दैट इज ऑल्सो अवेलेबल हियर। और ऑब्वियसली क्योंकि अपने ब्रांच नेटवर्क को एक्सपांशन कर रहे हैं, तो उससे भी ऑब्वियसली हेल्प करता है। आप नई ज्योग्राफीज में जाएंगे, नए लोन्स देंगे, तो दैट ऑल्सो एड्स इन द ग्रोथ ऑफ योर एडवांसेस, राइट। तो ये अगेन इज गोइंग पॉजिटिव फॉर देम। अब थोड़ा बात करते हैं कि इन्होंने आगे चल के बोला क्या है। अब अगर आप देखेंगे कि इनका जो मैंने स्टार्ट में बोला था कि एग्री बुक इज अराउंड 15%। अभी एग्री के लिए इन्होंने स्पेसिफिकली जो कुछ अपडेट शेयर किए अपने Q3 कॉन कॉल में, तो इन्होंने क्या बोला कि एग्री पे स्पेसिफिकली वी हैव मेड सम चेंजेस इन ऑर्डर टू जो एनपीएस है उनको कंटेन करने के लिए इन्होंने कुछ मेजर्स लिए हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि वी हैव stopped approving disbursement of loans at branch level and have taken the control at a central location। तो अभी जोनल लोकेशन पे ये डिसाइड करते हैं लोन को सैंक्शन करना, डिसबर्स करना, वो सब अभी इन्होंने सेंट्रली प्रोसेस को फिट किया है। तो अभी बिकॉज वहाँ पे आपको ज्यादा कंट्रोल मिलता है किसको लोन देना है, नहीं देना है। एंड देन ऑब्वियसली आपको फिर ये भी हेल्प मिलता है कि अगर वो लोन आपको एसेट बैक्ड है, नहीं है, तो इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि
जो एग्री गोल्ड लोन्स है, एग्री बेस्ड गोल्ड लोन्स है, या फिर कोई इक्विपमेंट, फार्म इक्विपमेंट है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है, तो हम उनको थोड़ा प्रेफर करते हैं, बिकॉज वहाँ पे कुछ एसेट भी रहता है एज ए कोलैटरल, तो वहाँ पे रिकवरीज बेटर होती है और एनपीए बनने के चांसेस कम होते हैं। तो विच इज पॉजिटिव। इन्होंने, अगर आप, आई वांट टू अगेन ऑल्सो हाईलाइट कि इन्होंने अपने जो रिटेल जो इनका ब्रांच नेटवर्क है उसमें ऑब्वियसली एक्सपांशन किया, एज आई सेड 150 ब्रांचेस को ऐड किया है लास्ट 1 कैलेंडर ईयर। तो उसमें अगर आप देखेंगे ना ये डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन्होंने नेटवर्क को ऐड कहाँ किया है, तो यू विल नोटिस कि इनकी जो ब्रांच का नेटवर्क है वो ग्रो हुआ है मोर ऑन दी अर्बन साइड, या फिर जो मेट्रो साइड है वहां पे इन्होंने ब्रांचेस को ऐड किया है कंपेयर टू रूरल। तो रूरल के इनके जो ब्रांच का नंबर है अराउंड 609, वो कंसिस्टेंटली लास्ट 1 ईयर से वहीं पे है। तो विच इज ऑल्सो गिव्स अस इंडिकेशन कि अपने बिजनेस को ये ग्रो नहीं करना चाहते ऑन द एग्री साइड। अगेन जो गवर्नमेंट की कंडीशन है, कंप्लायंस है, उनको ये मीट करते हुए ये कर रहे हैं। तो वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कल जाके कोई गवर्नमेंट का एंड पे एक्शन तो नहीं होगा, बिकॉज मैनेजमेंट क्लियरली सेड वी आर मीटिंग ऑल द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ जो भी प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग करना है, दे आर फुलफिलिंग दैट। तो जैसे मैंने बोला विद एसेट बैक्ड, कोई भी एसेट के साथ जो मतलब कोलैटरल के साथ जो लोन ये दे रहे हैं उसका परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, तो इन ऑर्डर टू मीट दैट जो भी कंप्लायंस का रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज हाउ दे आर गोइंग विद दैट, एंड आई थिंक दिस इज अ गुड अप्रोच, यू मेंटेनिंग द कंप्लायंस, यू आर फॉलोइंग द कंप्लायंस एज वेल एज यू आर ग्रोइंग, तो विच ऑल्सो इज अ स्ट्रेटेजी दैट आई लाइक। नाउ सी, अब बात आती है कि आपने और हम कुछ नंबर्स पे भी फोकस करने वाले हैं कि जैसे आप देखेंगे कि व्हाई आई थिंक दिस इज ऑपरेशनली वेल रन बैंक, तो इनका अपने कॉस्ट पे भी कंट्रोल है। तो ये अपने ब्रांच के नेटवर्क को जब एक्सपांड कर रहे हैं तो इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो हैज नॉट गॉन थ्रू रूफ, तो इन्होंने अपने नंबर को जो 30 अंडर 40 पे मेंटेन किया हुआ है, विच इज ऑल्सो गुड साइन। बिकॉज होता क्या है, जैसे आप ज्योग्राफी वाइज एक्सपांशन करते हैं, ब्रांचेस खोलते हैं, तो रेंट आ जाता है, नए एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी कॉस्ट बढ़ता है, तो दीज आर ऑलवेज ओवरहेड्स जो आपके बढ़ते रहते हैं एज यू एक्सपांड। बट इनको आपको अगर आप कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो क्या होता है, आपका ऑपरेशनल कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है। और फिर अब जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, हम अगर उसको पे फोकस करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इनके ऑपरेशनल जो परफॉर्मेंस है वहां पे 1 सेकेंड, या सो इफ यू लुक एट दिस पीएनएल नंबर्स यू विल नोटिस कि इनके टोटल इनकम की जो ग्रोथ है उसमें इंटरेस्ट इनकम का जो कंपोनेंट है 22% से बढ़ा है, बट जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसके नंबर थोड़े ज्यादा परसेंटेज में बढ़े। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा परसेंटेज से क्यों बढ़ा है, आई मीन यू कैन इजीली गेस की क्योंकि टर्म डिपॉजिट का परसेंटेज बढ़ रहा है, तो इनके लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ रहे हैं, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑब्वियसली बढ़ने वाला है। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ज्योग्राफी वाइज एक्सपांशन कर रहे हैं, नए ब्रांचेस खोल रहे हैं, तो इसका परसेंटेज इज रिलेटिवली हायर, एंड वी आर ओके विद दैट क्योंकि बैंक एक्सपांड कर रही है। दिस इज गोइंग टू बी अ केस, आप कोई भी एक्सपांडिंग ब्रांच बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट इज हैपनिंग विद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी खासा सिमिलर है, हाई 40s में है, एंड वो भी कंटिन्यूसली अपने ब्रांच नेटवर्क को एक्सपांड करता है। तो केस विच इज वेरी कॉमन बिटवीन दीज इज कि इनका ऑपरेशनल एक्सपेंस ज्यादा होगा, बट विच इज ओके बिकॉज ये अपने बिजनेस को नेटवर्क करेंगे। अब जैसे ही वो ब्रांचेस मैच्योर होंगी, वो प्रॉफिटेबल होंगी और इनको ऑपरेटिंग लेवरेज आगे चल के मिलेगा, बट दिस इज अ फेज कंटिन्यूएशन। जब भी ग्रोथ कोई फेज में कंपनी होती है उसके लिए ऑपरेशनल एक्सपेंसेस तो बढ़ने वाले हैं। तो यू विल नोटिस कि प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उसका परसेंटेज रिलेटिवली कम परसेंटेज से बढ़ा है, एंड क्योंकि अब इनके लिए भी प्रोविजन एंड जो कंटीजेंसी से रिकवरी ज्यादा है। सी, सो व्हाट इज हैपनिंग इज ऑपरेशनल लेवल पे आपने कम प्रॉफिट बनाया, बट क्योंकि एडिशनली आपको ज्यादा प्रोविजन नहीं करना पड़ रहा है, या फिर जो आपने पास्ट में एज ए एनपीए क्लासिफाई किया है वहां पे रिकवरीज हो रही है, वहां पे अपग्रेडेशन हो रहे हैं, तो प्रोविजन एडिशनली ज्यादा नहीं बढ़ रही है, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वहां पे ज्यादा जंप आ रहा है। तो दिस इज हैपनिंग सिमिलरली विद अदर बैंक्स एज वेल, बट आई मीन ऑब्वियसली बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो आप देखेंगे कि इनके प्रॉफिट में बिगर जंप है कंपेयर टू ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट पे कंपेयर टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो सी, आई मीन अगर हम इस पूरे कन्वर्सेशन को समराइज करें तो थिंग्स लुक टू बी गोइंग वेल फॉर देम। जो हमने 5 पैरामीटर्स पे बात किया था, व्हेन आई टॉक्ड अबाउट व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज यू वांट टू इन्वेस्ट, राइट, तो हमने बोला था कि भाई बैंक ग्रो होना चाहिए, उसके बिजनेस में ग्रोथ होनी चाहिए। तो इसके एडवांसेस में आप देखेंगे इसमें बिजनेस में इसके एडवांसेस में ग्रोथ है कंपेयर टू अदर पीएसयू, जो बेटर कर रहा है, या अपने ब्रांचेस को जियोग्राफी वाइज डाइवर्सिफाई करके इंक्रीज कर रहा है, पेनिट्रेशन बढ़ा रहा है इनटू डिफरेंट स्टेट्स। इसके अलावा इसने ये करते हुए अपने कॉस्ट पे इसका कंट्रोल है, ये स्काई रॉकेट नहीं हुए हैं वाइल डूइंग एक्सपेंशन, तो विच इज पॉजिटिव। इसके अलावा इनका जो एसेट क्वालिटी है वहाँ पे अच्छा कंट्रोल है, जो एनपीए है वो कंट्रोल में है, क्रेडिट कॉस्ट इनका कंट्रोल में है, एंड क्योंकि आपका पूरा एसेट क्वालिटी पे कंट्रोल है, आपने ऑलरेडी प्रोविजन कवरेज रेशियो को हाई रखा है, तो एडिशनली आपको प्रोविजन हायर नहीं करने पड़ रहे, तो आपके पैट पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं आ रहा है। तो एवरीथिंग लुक्स टू बी गोइंग वेल फॉर देम, बट देयर ऑलवेज सम कंसर्न्स एज वेल। अब इनके लिए प्रॉब्लम क्या है, सी, आपने अपने एसेट क्वालिटी को एक पीक लेवल पे आप लेके गए हैं, अब यहाँ से तो और ज्यादा आप जीएनपी आप 1% के आसपास है, नेट एनपी ऑलमोस्ट जीरो है, अब नेगेटिव में तो जाने वाला नहीं है, राइट। तो अब यहाँ पे अगर एज्यूम करते हैं कि इन्होंने अपने एनपीएस को मेंटेन किया, तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा एज एन इन्वेस्टर, यू वांट ग्रोथ, तो इनको कंसिस्टेंटली ये ग्रोथ जो 21% की इन्होंने Q3 में दिखाई है,
क्या ये आगे चल के भी इसी पेस के साथ ग्रो कर सकते हैं? दीज आर द पॉइंट दैट वील हैव टू लुक एट एंड वाइल मेंटेनिंग द एसेट क्वालिटी। सी ऐसा नहीं है कि आपने लोन दे दिया और आपने लोन बुक को एग्रेसिवली ग्रो किया बट वहां पे रिकवरी नहीं आ रही। वी डोंट वांट दैट एज वेल, बिकॉज देन अगेन वही साइकिल रिपीट होगा, आपके एनपीएस बढ़ेंगे, आपको फिर प्रोविजन हायर करना पड़ेगा, फिर आपका वो सब आरओई वगैरह खराब हो जाएगा, राइट? तो क्या बैंक प्रोडेंटली अपने लोन बुक को ग्रो करके अपने जो इनकम से उसको बढ़ा सकती है? दैट इज द पॉइंट वी हैव टू ट्रैक। देन अगेन अनदर पॉइंट इज कि आप देखेंगे इनका आरओई जो है ना करंटली दैट इज ऑल्सो अगेन ट्रेंडिंग वेल। तो आरओई का इनका जो नंबर है 23%, 24% के आसपास है, विच इज वेरी हेल्दी आरओई। एंड वाइल यू लुक एट इनका जो आरओए है आई थिंक 1.7 1.8 के आसपास है। एंड नाउ दिस आरओई नंबर इज इन लाइन विद जो इनका लोन बुक का ग्रोथ है। 20% से अगर आप ग्रो हो रहे हैं, आपका आरओई अगर 24% का है, तो आप आराम से एट दैट पेस ऑफ लोन बुक ग्रोथ आप यू कैन डू, बिकॉज यू आर डूइंग अ हायर आरओई। बट इससे ज्यादा पेस से अगर इनको ग्रो करना है, मोर देन 23%, मोर देन 25%, तो इनको फिर एक तो लेवरेज करना पड़ेगा ज्यादा, या फिर इनको कैपिटल रेज करना पड़ेगा। तो अब लेवरेज तो अगर आप देखेंगे ना, ये ऑलरेडी आरओई के नंबर को आरओई से डिवाइड करेंगे तो आपको लेवरेज मिल जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट ऑलरेडी 14-15 के लेवरेज पे चल रहे हैं, तो विच इज ऑलरेडी वेरी हाई लेवरेज फॉर एनी बैंक। तो आप देखेंगे एसबीआई वगैरह, आप देखेंगे 8, 9, 10 के आसपास लेवरेज होता है। तो दिस इज ऑलरेडी वेरी हाई लेवरेज जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। तो इनको अगर ग्रो करना है विद द गिवन आरओई अगर ये मेंटेन करते हैं, तो ऑब्वियसली लोन बुक को 23-24% से ग्रो कर सकते हैं। बट उसके बियॉन्ड जाना है तो आपको कैपिटल रेज करना पड़ेगा। तो इन्होंने अब ऑब्वियसली क्योंकि सेबी के जो मैंडेट्स है 75% मिनिमम पब्लिक होल्डिंग, मिनिमम 25% पब्लिक होल्डिंग होनी चाहिए, तो इसकी वजह से कुछ क्यूआईपी करने वाले तो एडिशनल ग्रोथ कैपिटल आएगा, तो देखेंगे। बट वाइल दे डू दैट वील हैव टू वॉच आउट कि ये लोन बुक को आपने एग्रेसिवली ग्रो कर पाते हैं कि नहीं। तो बट यही है, अगर ब्रॉड लेवल पे देखेंगे ना, मुझे इनके नंबर्स ठीक ठाक लगे थे कंपेयर टू जो अदर पीएसयू बैंक्स हैं। एंड दे हैव गुड कंट्रोल योर और क्वालिटी ऑफ द एसेट्स, एंड ऑब्वियसली एक्सपांशन कर रहे, ग्रोथ पे फोकस है। एंड जब मैंने इनके कॉन कॉल के डिटेल्स को पढ़ा, तो आई फाउंड मैनेजमेंट इज वेरी वेल वर्स्ड, ये क्या कर रहे हैं, इनको आइडिया है अपने बिजनेस को कहाँ ग्रो करना है, एक्सपांड करना है, दे आर डूइंग दैट क्वाइट वेल। तो यही तक रखते हैं। आई थिंक Q3 वॉज डिसेंटली वेंट वेल फॉर देम। विल सी कि Q4 में कैसा करता है। आई लेट यू नो एज वी प्रोग्रेस, एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस। थैंक यू।